आज का जो केस मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ये केस शायद हो सकता है कि आप सभी लोगों ने पहले सुन लिया होगा, लेकिन ये लेटेस्ट केस है इसलिए मैं इसे कवर कर रहा हूँ। और ये केस इतना ज्यादा भयानक है जो कि आपको झंझोर के रख देगा, क्योंकि आप लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी सुपरस्टार के फैन तो होंगे ही। और क्या हो, वो सुपरस्टार आपसे मिलने के लिए आपको बुलाए और उसके बाद आप किसी से ना मिल पाए। तो आखिर इस केस में हुआ क्या था, आइए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित और आज मैं फिर से हाजिर हूं आप सब लोगों के लिए एक और क्राइम स्टोरी लेकर। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। और चलिए चलते हैं आज के एक और इंटरेस्टिंग एपिसोड पर। कर्नाटका का चित्रदुर्ग इलाका 9 जून 2024 यानी कि कुछ दिन पहले का ही ये केस है। 9 जून सुबह का टाइम था। चित्रदुर्ग में बहुत सारे लोग बाहर निकले थे घूमने के लिए कि तभी उनकी नजर पड़ती है वहां पर 4-5 आवारा कुत्ते किसी अजीब सी चीज को लेकर घूम रहे थे। उन सभी लोगों ने उन कुत्तों के पास जाकर देखा कि ये क्या चीज ले भाग रहे हैं। और जैसे ही वो सभी लोग उन कुत्तों के पास पहुंचे, उस चीज को देखकर उन सभी के पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वो किसी लाश को ले वहां पर घूम रहे थे। तो ये लाश किसकी थी और ये कुत्ते इस लाश को कहां से उठाकर लाए थे। और इसके बाद जो वहां पर लोग इकट्ठा हुए थे उनमें से किसी ने पुलिस वालों के पास फोन कर दिया और तभी मौके पर पुलिस भी वहां पर पहुंच गई। पुलिस ने जैसे ही वहां पर आई, पुलिस ने उस बॉडी को अपने कंट्रोल में लिया और उसे पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल में भेज दिया। पुलिस वालों का ऐसा मानना था कि शायद हो सकता है कि इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली होगी, लेकिन इसको पूरी तरह से जानने के लिए उन्हें इसका पोस्टमार्टम करवाना होगा और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही पुलिस वालों को ये पता चल पाता कि इसकी हत्या की गई है या फिर इसने खुद ही आत्महत्या की है। जिसके बाद पुलिस वालों ने उसे तो पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था और दूसरी तरफ पुलिस वाले उस बंदे की पहचान को ढूंढने लगे कि इस आदमी के गायब होने की किसी ने मिसिंग रिपोर्ट लिखवाई है या नहीं। जिसके बाद वो कई सारे पुलिस स्टेशन में जाते हैं और वहां पर पूछताछ शुरू कर देते हैं। और वहां पर पूछताछ करते करते उन्हें इस व्यक्ति के बारे में पता चला कि ये आदमी कौन है और कहां से ये व्यक्ति यहाँ पर आया था। इस व्यक्ति का नाम रेणुका स्वामी था, जो कि एक फार्मासिस्ट की दुकान पर काम किया करता। और फिर पुलिस वाले रेणुका स्वामी के घर वालों से कांटेक्ट करते हैं और उन्हें डेड बॉडी की पहचान करने के लिए वहां पर हॉस्पिटल में बुलाया जाता है। जिसके बाद उसके घर वाले हॉस्पिटल में आ जाते हैं। हॉस्पिटल में आने के बाद उन्होंने रेणुका स्वामी को पहचान लिया था और ये डेड बॉडी जो वहां पर पड़ी हुई थी, जिन्हें कुत्ते वहां पर उठाकर लाए थे, वो रेणुका स्वामी की ही थी। जिसके बाद पुलिस वालों ने रेणुका स्वामी के घर वालों से पूछताछ शुरू कर दी और उनसे यह पूछा गया कि क्या आपका लड़का किसी डिप्रेशन का शिकार था या कोई और उसे बीमारी थी जिसकी वजह से उसने आत्महत्या कर ली। लेकिन उसके परिवार वालों ने बताया कि वो ना तो किसी डिप्रेशन का शिकार था और ना ही उसे कोई और बीमारी थी। हाँ, उसके पास पैसे की थोड़ी कमी जरूर थी, लेकिन फिर भी वो बहुत ही ज्यादा हंसमुख स्वभाव का व्यक्ति था। वो किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया करता, वो हमेशा खुश रहा करता और सभी लोगों से अच्छे से बात किया करता। तब पुलिस वालों ने सोचना शुरू किया कि शायद हो सकता है कि इसके दोस्तों ने इसे बुलाया हो और उसके बाद इसकी हत्या कर दी गई होगी। और इन्हीं बातचीत के दौरान तब तक पुलिस वालों के पास वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ चुकी थी, जिसके अंदर ये बताया गया था कि रेणुका स्वामी के साथ बहुत ज्यादा मारपीट की गई है, क्योंकि उसकी कई सारी हड्डियां टूटी हुई थी और साथ में उसका जबाड़ा भी तोड़ दिया गया था। उसको बहुत ही बुरी तरह से मारा गया था और मारने के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। अब पुलिस वाले इस केस को पूरी तरह से अपने हाथ में लेते हैं और इस केस को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अब वो बाहर निकल चुके थे और अब उस कातिल को ढूंढने लगे थे कि किसके साथ रेणुका स्वामी की दुश्मनी थी, किन लोगों ने उसे मार दिया होगा। और अब अगला दिन आ चुका था, यानी कि 10 जून का दिन, जब पुलिस वाले इस केस को सुलझाने की कोशिश में लगे हुए थे कि तभी थाने में 3 लोग आ पहुंचते हैं। उन 3 लोगों ने आकर अपना गुनाह कबूल किया और उन्होंने पुलिस वालों को बताया कि हमने ही रेणुका स्वामी को मारा है। ये बात सुनने के बाद पुलिस वाले एकदम से चौंक गए थे कि ये 3 कातिल खुद ही अपना सरेंडर करने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। फिर पुलिस वाले उन तीनों व्यक्तियों से पूछते कि तुमने इस व्यक्ति को क्यों मारा। तब वो तीनों लोग बताने लगते हैं कि इस आदमी ने हमसे पैसे उधार लिए थे और ये कई दिनों से हमें पैसे नहीं दे रहा था। जिसके बाद हमने इसे बहला फुसलाकर एक
जगह पर बुलाया और वहां पर बुलाने के बाद हमारे बीच में किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और बाद में हमने इसको पीट डाला। हम इसे मारना नहीं चाहते थे लेकिन हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई और हमने इसको बहुत ही ज्यादा पीट दिया, जिसके बाद इसकी मौत हो गई। अब पुलिस वाले ये समझ रहे थे कि ये केस पूरी तरह से सॉल्व हो चुका है क्योंकि तीनों कातिल वहां पर मौजूद थे, वो थाने में आ चुके थे। लेकिन अब पुलिस वाले उनसे अलग अलग सवाल करना शुरू कर देते हैं। वो तीनों को अलग अलग कमरे में बैठाते हैं और तीनों से ही अलग अलग सवाल किए जाते हैं और जो उनसे सवाल किए जाते हैं उन तीनों के बयान एक दूसरे से मैच नहीं होते, जिसके बाद पुलिस वालों को यह समझ आया कि यहाँ पर किसी षड्यंत्र को रचा गया है और इसी षड्यंत्र के तहत इस व्यक्ति की हत्या की गई है। लेकिन यहाँ पर ये तीनों व्यक्ति रेणुका स्वामी को षड्यंत्र करके मारते तो वो इस कत्ल से बचने की कोशिश करते, ना कि खुद ही ये कहते कि हमने ही इस व्यक्ति का कत्ल किया है। और जब पुलिस वालों को इनके ऊपर शक होने लगा उसके बाद पुलिस वालों ने इन तीनों व्यक्तियों की कॉल डिटेल निकालनी शुरू कर दी और साथ में ये देखना चाहते थे पुलिस वाले कि ये तीनों व्यक्ति जिस रात मर्डर हुआ उस दिन कहां पर मौजूद थे। और इसके बाद पुलिस वालों ने जैसे ही इन तीनों की कॉल डिटेल निकाली तब पुलिस वाले चौंक चुके थे, क्योंकि जिस दिन इन्होंने मर्डर किया उस दिन जो ये तीन व्यक्ति थे इसमें से एक व्यक्ति किसी चौथे व्यक्ति से फोन से कनेक्ट था। वो पता नहीं उस मर्डर वाली रात को उस चौथे व्यक्ति से क्या बातें कर रहा था। वो बहुत देर उस रात को उस व्यक्ति से बात कर रहा था। और जब पुलिस वालों को ये पता चल गया कि ये चौथे व्यक्ति से बात कर रहे थे, अब उस चौथे व्यक्ति की भी कॉल डिटेल निकाली जाती है, जिसके बाद पुलिस वालों को ये पता चला कि ये एक साउथ मूवी का बहुत बड़ा सुपरस्टार है और इस व्यक्ति का नाम दर्शन है, जो कि साउथ मूवी में बहुत बार देखा जा चुका है। जिसके बाद पुलिस वाले सीधे ही उन तीनों व्यक्तियों के पास जाते हैं और उनसे पूछना शुरू कर देते हैं कि तुम इस सुपरस्टार दर्शन को कैसे जानते हो और उस मर्डर वाली रात को उससे क्या बातें कर रहे थे। तब उन तीनों ने बताना शुरू किया कि वो हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त है इसलिए हम उससे बात कर रहे थे। लेकिन पुलिस वालों को उनके ऊपर अभी भी शक था, लेकिन वो अभी टूटे नहीं थे, वो कुछ भी बताना नहीं चाह रहे थे, वो बातों को गोल गोल घुमा रहे थे। जिसके बाद पुलिस वाले पुलिस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और बाहर जाकर वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू कर देते हैं। जहां पर वो मर्डर हुआ था उस इलाके के सारे सीसीटीवी फुटेज को खंगाल लिया जाता है। तभी पुलिस वालों के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जिसके अंदर एक गाड़ी को देखा जाता है जो कि मर्डर वाली साइड पर जा रही थी और उसके पीछे पीछे एक गाड़ी और जा रही थी। और जो उस गाड़ी के पीछे गाड़ी थी वो किसी और की नहीं बल्कि सुपरस्टार दर्शन की ही गाड़ी थी, जो कि वहां पर मर्डर वाली जगह पर जा रही थी। अब पुलिस वाले चौंक चुके थे कि उस जगह पर दर्शन क्या करने जा रहा था। सीसीटीवी फुटेज मिलने के बाद पुलिस वाले वापस से थाने में पहुंचते हैं और उन तीनों को सख्ती से पूछताछ शुरू कर दी जाती है। उनका रिमांड लिया जाता है, जिसके बाद उन तीनों में से एक व्यक्ति टूट जाता है और वो पुलिस वालों को सब कुछ सच सच बताना शुरू कर देता है। अब उसने बताना शुरू किया और पुलिस वालों से उसने बताया कि ये सारी कहानी पवित्रा से स्टार्ट होती है, लेकिन अब तक दर्शन की शादी भी हो चुकी थी, उसके बच्चे भी थे और इनका एक हंसता खेलता परिवार था। लेकिन 2021 के अंदर दर्शन और उसकी पत्नी में कुछ मतभेद हो जाते हैं, जिसके बाद वो दोनों अलग होने का फैसला करते हैं। और दूसरी तरफ जो पवित्रा थी वो फिल्मों में आने का ट्राई कर रही थी, लेकिन वो फिल्मों में नहीं आ पाई। वो छोटे मोटे रोल कर लिया करती और इन्हीं छोटे मोटे रोल के दौरान वो दर्शन से मिली। दर्शन से मिलने के बाद उनकी नजदीकियां बढ़ने लगी और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ गए। और इन सारी बातों से जो दर्शन की फैन फॉलोइंग थी वो बहुत ही ज्यादा अपसेट थी। बहुत सारे लोग ऐसे थे जो उसके परिवार को, यानी कि जो दर्शन था और उसकी पत्नी थी, उन दोनों को अलग होता हुआ नहीं देख सकते थे, जिसकी वजह से वो हमेशा ही कमेंट में ये लिखा करते कि आप दोनों अलग मत हो, आप दोनों की अच्छी जोड़ी है। और दूसरी तरफ जो पवित्रा थी वो दर्शन के साथ बहुत बार फोटो डाल दिया करती, वो इंस्टाग्राम के अंदर वो फोटो डाला करती और उसके जो दर्शन के फैंस थे वो पवित्रा के कमेंट सेक्शन में जाकर वो उसे भला बुरा कहना शुरू कर दिया करते। वो पवित्रा से कहा करते कि तुम हमारे सुपरस्टार दर्शन की लाइफ से चली जाओ, उनकी जिंदगी मत खराब करो, ऐसे ऐसे उनको वो कमेंट किया करते। लेकिन पवित्रा पर इस चीज का कोई भी असर नहीं हुआ करता। वो हमेशा ही दर्शन के साथ फोटो वगैरह खींचती और इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया करती। और कमेंट तक तो सारी बात ठीक थी, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जो डायरेक्ट मैसेज पवित्रा के पास करने लग गए थे। वो हमेशा ही उसे भला बुरा कहा करते कि तुमने हमारे सुपरस्टार की जिंदगी खराब कर रखी है, तुमने अपना तो घर बसाया नहीं है और उसका घर तुम बसने नहीं दोगी। क्योंकि पवित्रा की उस टाइम तक शादी हो चुकी थी और उसने अपने पति से डिवोर्स भी ले लिया था, जिसके बाद वो दर्शन के साथ रहने लगी थी। अब सभी लोग यही बात उसे बार बार कहा करते कि तुम हमारे सुपरस्टार का पीछा छोड़ दो, उसको अकेला रहने दो, उसकी जैसी जिंदगी चल रही है तुम उसे वैसा ही चलने दो। और उन्हीं फैंस में से एक था ये रेणुका स्वामी, जो कि दर्शन का बहुत ही ज्यादा बड़ा फैन था और इसी वजह से वो भी रेणुका के पास डायरेक्ट मैसेज करना शुरू कर देता है और उसे समझाने की कोशिश करता है। लेकिन रेणुका उसकी बातों को इग्नोर
इग्नोर किया करती। लेकिन हद तो तब हो गई जब रेणुका स्वामी ने उसको गालियां लिखना शुरू कर दिया। अब वो बहुत ही गंदी गंदी गालियां पवित्रा को लिखकर भेज रहा था, जिसके बाद पवित्रा ने उन गालियों को पढ़ना शुरू किया, जिसे पढ़कर अब उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा था। और रेणुका स्वामी से तंग आकर पवित्रा सीधा ही दर्शन के पास पहुंच जाती है। वो दर्शन को जाकर ये सारी बातें बताती है कि मुझे एक व्यक्ति काफी टाइम से परेशान कर रहा है और उसने अब तो हद ही कर दी। वो मुझे अब गंदी गंदी गालियां लिखकर मैसेज में डायरेक्टली भेज रहा है। जिसके बाद दर्शन ने ये मामला अपने हाथ में लिया और अब वो सोचने लगा कि मैं पवित्रा के लिए क्या कुछ कर सकता हूँ। जिसके बाद उसने एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढा जो कि सोशल मीडिया के ऊपर दर्शन का फैन क्लब पेज चलाया करता, और उस फैन क्लब चलाने वाले व्यक्ति से दर्शन जाकर मिलता है और उसे पवित्रा के पास जो मैसेज आ रहे थे, जो रेणुका स्वामी उसके पास मैसेज कर रहा था, उनके बारे में उस व्यक्ति को बताता है और उससे कहता है कि तुम इस व्यक्ति के बारे में पता लगाओ कि ये व्यक्ति कौन है और कहां पर रहता है, इसके बारे में मुझे पूरी डिटेल चाहिए। कुछ दिन बीत जाने के बाद फैन क्लब चलाने वाला व्यक्ति दर्शन से आकर मिलता है और उसे वो सारी की सारी डिटेल दे देता है रेणुका स्वामी की। और जैसे ही रेणुका स्वामी की डिटेल दर्शन को मिली, दर्शन ने फैन क्लब चलाने वाले व्यक्ति को ये आदेश दे दिया, मतलब कि उसको ये कह दिया कि तुम उसे मार दो, यानी कि रेणुका स्वामी की तुम हत्या कर दो। लेकिन जो फैन क्लब चलाने वाला व्यक्ति था उसने दर्शन को समझाने की भी कोशिश की कि वो तुम्हारा बहुत ही बड़ा फैन है, वो सिर्फ यही चाहता है कि पवित्रा तुम्हारी जिंदगी से दूर रहे और तुम्हारी जिंदगी पर कोई भी इसका असर ना हो। लेकिन दर्शन के दिमाग में पता नहीं उस टाइम क्या चल रहा था, उसने सिर्फ यही कहा कि तुम उसे मार दो। अब वो व्यक्ति भी रेणुका स्वामी की हत्या करने के लिए मान जाता है और जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और रेणुका स्वामी की पूरे अता पता ढूंढ लेता है कि वो कहां पर रहता है और उसकी दुकान कहां पर है। जिसके बाद वो उसकी दुकान पर पहुंचता है और वहां पर जाकर रेणुका स्वामी से मिलता है और उसे जाकर बताता है कि मैं सुपरस्टार दर्शन के लिए एक फैन क्लब पेज चलाता हूं जो कि सोशल मीडिया पर मौजूद है और वो मैं ही हैंडल करता हूं। और ये बात सुनने के बाद रेणुका स्वामी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। उसने उस व्यक्ति से कहा कि तुम इतना बड़ा उसका पेज चलाते हो तो तुम उससे मिले भी होगे। जिसके बाद उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, मैं उससे कई बार मिल चुका हूं और अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें भी उससे मिलवा सकता हूं। जिसके बाद रेणुका स्वामी ने कहा कि हाँ जरूर, मैं भी उनसे मिलना चाहता हूं। और मिलने की बात सुनकर रेणुका स्वामी बहुत ही ज्यादा खुश हो गया। वो सोचने लगा कि जिस सुपरस्टार की वो मूवी देखने जाया करता, उस सुपरस्टार से उसे मिलने का मौका मिलेगा। जिसके बाद वो व्यक्ति वहां से चला जाता है और सीधा ही दर्शन के पास पहुंचता है। दर्शन के पास जाने के बाद उसने उसको बताया कि मैं रेणुका स्वामी की पूरी डिटेल निकाल लाया हूं और उससे मिलने के लिए भी मैंने उसे मना लिया है। अब आप बताओ कि हमें कब मिलना है और मैं उसे बुला लूंगा। और इसके बाद 8 जून के दिन उसको मिलने के लिए बुलाया जाता है। वो व्यक्ति वहां पर पहुंचता है, यानी कि जो फैन क्लब पेज चलाया करता वो व्यक्ति रेणुका स्वामी की दुकान पर जाता है और उसे अपने साथ ले आता है। वो उससे कहता है कि हमारे सुपरस्टार को फिर शूटिंग पर जाना है, उससे पहले वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जिसके बाद रेणुका स्वामी उस व्यक्ति के साथ गाड़ी में बैठकर उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उसे मिलने के लिए बुलाया गया था। और वहां पर 2-3 व्यक्ति पहले से ही मौजूद थे। पहले तो वो नॉर्मली बात कर रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद रेणुका स्वामी को एहसास हुआ कि उसने आकर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि वो सभी लोग मिलकर अब रेणुका स्वामी को पीटने लगे थे। वो उसकी बुरी तरह से पिटाई कर रहे थे और उसे ये भी नहीं पता चल रहा था कि उसकी गलती क्या है, वो उसे क्यों मार रहे हैं। और थोड़ी देर बाद ही जैसे ही वो सभी लोग उसको पीट रहे थे, तभी रेणुका स्वामी ने देखा कि सामने से दर्शन चले आ रहे हैं। और दर्शन को देखते ही वो उसके मन में एक अजीब सा ख्याल आया। वो सोचने लगा कि जैसे ही सुपरस्टार फिल्मों में आकर गुंडों से लोगों को बचाता है, वैसे ही अब ये मुझे भी यहाँ पर आकर बचा लेगा। लेकिन जैसे ही दर्शन उनके पास आता है, वो भी उनके साथ मिलकर, उन व्यक्तियों के साथ मिलकर रेणुका स्वामी को पीटना शुरू कर देता है। अब रेणुका स्वामी को समझ नहीं आ रहा था, वो जिस सुपरस्टार का इतना बड़ा फैन है वही उसको मारना चाहता है। अब वो उनसे बार बार पूछ रहा था कि मेरी क्या गलती है, मुझे क्यों मारा जा रहा है। जिसके बाद दर्शन ने उसे बताना शुरू किया कि तुम एक लड़की के पास, यानी कि पवित्रा के पास बहुत गंदे गंदे मैसेज भेज रहे हो, जिसकी वजह से तुम्हारी ये हालत हो रही है। और जो पुलिस वालों को सीसीटीवी फुटेज मिली थी, ये इसी दिन की थी, यानी कि उसी दिन की थी जिस दिन पुलिस वालों को वो गाड़ी आती हुई इस जगह पर दिख रही थी। और इसके बाद जब उन सभी लोगों ने मिलकर रेणुका स्वामी का बहुत ही बुरा हाल कर दिया, उसकी कई जगह से हड्डियां टूट गई, उसका जबाड़ा भी तोड़ दिया गया। अब दर्शन ने उन सभी लोगों से कहा कि अब मैं यहाँ से जा रहा हूँ, तुम इसको ठिकाने लगा देना। और ये बात कहकर दर्शन वहां से चला जाता है और उन 3-4 लोगों ने मिलकर उसको बेरहमी से मार दिया। मारने के बाद अब वो सोच रहे थे कि इसकी लाश को कहां पर ठिकाने लगाएं। जिसके बाद वो सभी लोग रेणुका स्वामी को उठाते हैं और गाड़ी में डालते हैं और वहां पर जो शहर का गंदा नाला था वहां पर पहुंच जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद उन्होंने रेणुका स्वामी की लाश को सीधा उस गंदे नाले में फेंक दिया, क्योंकि उनका मानना था कि इस गंदे नाले के अंदर बहुत सारा पानी बहता रहता है और इस लाश को वो पानी अपने साथ बहुत दूर तक ले जाएगा और इस बारे में कभी भी नहीं पता चलेगा कि इस व्यक्ति को किसने मारा है। लेकिन उस दिन उन सभी लोगों की किस्मत बहुत ही ज्यादा खराब थी, क्योंकि जिस दिन उन्होंने उस बॉडी को
यानी कि रेणुका स्वामी को उस गंदे नाले के अंदर फेंका। उस दिन उस नाले में पानी बहुत ही कम था, जिसकी वजह से वो बॉडी कहीं पर भी नहीं गई और वहीं पर पड़ी रही। और सुबह होने के बाद जो आवारा कुत्ते वहां के थे उन्होंने उस बॉडी को बाहर निकाला और उसे घसीटते हुए रोड के ऊपर ले गए। जिसके बाद लोगों ने उस बॉडी को देखा और पुलिस वालों के पास फोन किया, जिसके बाद पुलिस वाले उस बॉडी को अपने पास ले जाते हैं और वो 3 लोग थाने में पहुंचते हैं जिन्होंने ये मर्डर किया था। और ये सारी बातें सुनने के बाद पुलिस वाले सीधे ही सुपरस्टार दर्शन के घर पर पहुंचते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं। और सुपरस्टार दर्शन को पुलिस स्टेशन में लाने के बाद उससे अभी तक पूछताछ जारी है। पुलिस वालों को मानना है कि ये मर्डर तो यहाँ पर किया गया है, लेकिन कुछ ऐसा भी यहाँ पर हुआ है क्या जो हमें अभी तक नहीं पता। और आगे जो कुछ भी इस केस में होगा वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और आज की स्टोरी में बस इतना ही। आप लोग इस स्टोरी के बारे में अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर जरूर करें और जल्द ही मिलते हैं ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग केस के साथ।